अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आर्मी डज नॉट हैव फूड टू ईट, द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव बारिया। हाय हाय, पाकिस्तानी आर्मी के पास खाने की कमी होगी, लोगों के पास हो सकती है, आर्मी के पास कैसे हो सकती है? देखते तो भाई मेजर साहब की वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। जेल में परचम लहराओ तुम पाकिस्तान का, अभी तुम इंडिया छोड़ दो, इंडिया बाद में लहरा लेना, यहां पे भी आ जाना, पहले वहां पे जेल में लहरा लो परचम। तो इनका खुद का इनका बुजुर्ग, ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, करण अर्जुन टाइप, और इन्होंने बोल दिया है कि भाई मुझको रानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार एक दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है, तो इंडिया ये ले डिस्प्रिन ले ले, है ना जिहाद का जज्बा, तो जाओ राष्ट्रीय राइफल कैंप के अंदर घुसो, हम भी तो देखें ना कितनी औकात है तुमने, हम भी तो तारीफ करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव बारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। एक लेफ्टिनेंट जनरल थे अमजद शोएब, रिटायर्ड, और टेलीविजन पे काफी आते हैं, पाकिस्तानी टीवी पे ऐसी कोई रात नहीं है जहां पे वो पाकिस्तानी टेलीविजन पे ना हो, और ऐसा कोई दिन नहीं है, और उनका अपना यूट्यूब चैनल है, और दिन भर बुजुर्ग ने जहर उगलना है, दिन भर जहर उगल। अच्छा, जहर हम भी उगलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए कोई नेक ख्वाहिशात रखते हैं दिल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेजर साहब खुद तो आप डेली पाकिस्तान की क्लास लेते हो और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लेकिन ये जहर उगलते उगलते ये भूल गए अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, कि अपने मुल्क के खिलाफ जहर, क्योंकि बेसिकली देखो सांप की नीयत तो सांप की नीयत होती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो सांप है वो दुश्मन के लिए तो सांप रहे लेकिन अपने लोगों के लिए वो खरगोश बन जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो बुजुर्गवर थे अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल, ये फुंफकारते थे, भारत ये जिहाद फी सबिलिल्लाह, काफिरों को ये बम मार दो। अच्छा, मारते मारते बम इस तरफ करते करते इनका फन ऐसे हो गया, उल्टा ऐसे टुवर्ड्स रावलपिंडी ये फुंफकारने लगे। अच्छा, इनको पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है, अब इनका होगा सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को अरेस्ट करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, और पुलिस पकड़ के ले जाए, यानी कि मेरा यह मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितना मैं पाकिस्तान को जानता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पहले पुलिस ने या सरकार ने रावलपिंडी, जो इनके आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं, जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, जहां पे पाक फौज बैठती है, वहां पे उन्होंने परमिशन ली होगी कि अमजद शोएब है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसके स्क्रू टाइट करने हैं, जरा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, और श्रीमान क्या हमें अनुमति है? उन्होंने बोला अनुमति है, ले जाओ, अब इसकी पतंग उड़ाएंगे बुजुर्ग की, ठीक है। मैं उनके 1-2 वीडियोस मैं चाह रहा था डालूं, लेकिन वो फिर वो कॉपीराइट वाला मामला हो जाता है, वरना इनका डेली था कि हम ये क्यों नहीं कर देते, हम ऐसा कर दें, हम अच्छा हम ये क्यों नहीं कर देते, हम ये क्यों नहीं कर देते। इन्होंने तब नहीं करा, तब ये फौज में सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल था, तब ये अपने कॉर्नर के प्लॉट बना रहे थे, तब ये जमीनें घेर रहे थे सिविलियंस की, तब ये चोरी कर रहे थे, तब ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, तब ये करप्शन कर रहे थे, और जैसे ही रिटायर हो गए, जिहाद फी सबिलिल्लाह, हमें जिहाद करना चाहिए, तो ज्यादा जिहाद करने लगे, उल्टी तरफ स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। फौज की तरफ, सरकार की, पाकिस्तान में एक लेवल तक टॉलरेट करते हैं वो लोग ना, पाकिस्तानी सिस्टम का ये कि एक भारत जैसा नहीं कि आपको जो बोलना है दंदनाते बोलते चले जाओ, अनलिमिटेड लाइसेंस है आपके पास, ना ना ना, वहां पे एक लकीर है पाकिस्तान में, और वो लकीर दिखाई नहीं देती किसी को दोस्तों, वो लकीर महसूस करी जाती है, और आपको पता लग जाता है कि कब आपने वो लकीर, वो लाइन आपने पार कर दी है। तो भाई साहब ने, बुजुर्ग ने, चचा ने वो लकीर पार कर दी, चचा को अंदर ले लिया, ठीक है, और हो ना हो पाकिस्तान आर्मी के आशीर्वाद से इनको अंदर लिया गया। तो ये बहुत बोलते थे जिहाद करना चाहिए, ये भी चाह रहे थे कि झंडा वंडा लाल किले पे सब्ज परचम अपना लहरा दें पाकिस्तान का, इनके बड़े मन की ख्वाहिश थी। अभी तो इनसे बोलो कि भैया जेल में परचम लहराओ तुम पाकिस्तान का, अभी तुम इंडिया छोड़ दो, इंडिया बाद में लहरा लेना, यहां पे भी आ जाना, पहले वहां पे जेल में लहरा लो परचम। तो इनका खुद का इनका बुजुर्ग का खुद का परचम बना के लोग वहां पे लहरा रहे होंगे। खैर, अच्छा,
दूसरी खबर जो पाकिस्तान की है दोस्तों, वो है तकरीबन 3 दिन पहले 4 दिन पहले की, लेकिन हम वो खालिस्तान वाला चैप्टर हमारा चल गया था, हम खालिस्तान के ऊपर, तो वो खबर हमारी थोड़ी सी हट गई। तो आज मन में ख्याल आया कि नहीं यार, ये खबर हमें वापस आपके सामने लानी चाहिए। हो सकता है आप सुन भी चुके हैं खबर। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूते पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। राइट? तो उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार? जोश कहां से आएगा? भूखे पेट तो जोश नहीं आता, भूखे पेट जोश तो नहीं आता। तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे, ये किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर हैं, वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे, है ना? तो ये सब भैया परेशान तो होने वाली बात हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमारे जनरल तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे हैं। भारतीय सेना के जनरल बेचारे पेंशन में रिटायर हो जाते हैं और उनका जो छोटा मोटा घर है उसमें रहते हैं, और बहुत रेयर कभी कुछ होगा, किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, बहुत रेयर। यहां पे तो हर एक बंदा चोर है। तो जनरल्स ने अपने आप को सेव कर लिया। जो सिपाही है, सिपाही को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का हो चुका है। अच्छा जी, अब हम आते हैं बाकी खबरों पे। पाकिस्तानी सरकार ने, मैं क्विकली आपको पाकिस्तान की कुछ खबरें बता दूं। पाकिस्तानी सरकार ने बोला है कि 25% कोटा है हज पिलग्रिम्स का, जो डॉलर में। अब पाकिस्तानी ऐसा है ना कि कुछ तो बैंक में पैसे हैं, कुछ इन्होंने अपने तकिए और अपने मैट्रेस के नीचे डॉलर छिपा रखे हैं पाकिस्तानियों ने, बिकॉज दे हैव नो फेथ इन दी कंट्री। अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे भरोसा है नहीं, अपने बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं। तो चोरों की जमात है, डकैतों की जमात है ना? तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने डॉलर छुपा रखे हैं। तो बोला कि जिसको हज जाना है, राइट, तो वो अगर डॉलर में देगा तो हम उसको अलग अलग किस्म की और फैसिलिटीज देंगे। ये फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने का एक और तरीका समझ लीजिए। इन्होंने हज को भी मोनेटाइज कर दिया। इतने भले मानस हैं ये लोग, अब इनको क्या ही बोलूं अपने मुंह से। इन्होंने बोल दिया कि हज में भी हम एक काम करेंगे, जो डॉलर पे देगा उसको हम फेवर करा जाएगा यहां से। और द सोर्सेस सेड दैट मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैड इंक्रीज्ड द हज कोटा फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स from 40% to 50%, which might further raised in the wake of persistent foreign exchange liquidity crunch. They said ministry would charge rupees 1 million from each pilgrim under the government scheme, but the Hajj expenses might rise to 1.3 million in case of further depreciation of the rupee. The sources said Saudi government was increasing the tax rate on Hajj by 18 to 20%. तो भैया ये सऊदी अरब से भी चाबी है कि तुम्हें हज करना है तो 18 से 20% उस पर टैक्स है। 1 मिलियन रुपीज यानी कि 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, और उसके ऊपर अगर आप डॉलर में देंगे तो आपको फायदा है। ठीक है? यानी कि अपने ही लोगों की जेब काटना पाकिस्तानी सरकार ने शुरू कर दिया है। दूसरी चीज भाई, 4 लोग मारे गए और 14 इंजर्ड हो गए बलूचिस्तान के बरखान में। यह पहला अटैक। दूसरा अटैक खुजदर में एक बॉम्ब, एक कोई जगह होगी खुजदर, वहां पे 2 पुलिस वालों की जानें चली गई। और तीसरा अटैक वो हुआ है कि एक और जगह हुआ, पुलिस वाले के घर के आगे बम ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ है, आउटसाइड ऑफ कॉप्स हाउस। उसमें कोई मरा मुरा नहीं, लेकिन ये 3 अटैक 24 घंटे में हो गए। तो जो ये कह रहे थे ना कि हम गए हैं वहां पे और हम अफगानिस्तान में गए हैं और हम मिले हैं और हमने उनसे बात करी है और तालिबान ने बोला, तालिबान ने कख नहीं करना। सुनो मेरी बात, तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं। पहली अपनी मोटी बुद्धि में घुसा लो, पाकिस्तान के सियासतदानों, अपनी जो तुम्हारी मोटी बुद्धि है उसमें एक बात घुसा लो, दोनों ये भाई भाई हैं। ठीक है? ये दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, करण अर्जुन टाइप। और इन्होंने बोल दिया है कि भाई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ठीक है? ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। और दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं।
मानो मेरी बात, जो तुम लोग यहां पे अपना ISI जनरल और उसको भेजते रहते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब अफगान तालिबान के आशीर्वाद से हो रहा है और तुम्हें ठोकते रहेंगे ये लोग, ये तुम्हें ठोकते रहेंगे, ये नहीं रुकने वाले। 3 अटैक 24 घंटे में हो गए हैं, जबकि तुम्हारा ISI का चीफ और जबकि तुम्हारा ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वहां पे उनके पैर छूकर आया है कि हमारे अब्बू जी हमें माफ कर दो यार, इनसे बोलो कि मत अटैक करें हमें। ये क्या कराया, तब जाके तुम जलील हो रहे हो, ख्वार हो रहे हो, इसलिए। अच्छा जी, जो इशाक डर है इनका फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने फिर पाकिस्तान को चूना लगा दिया। इन्होंने बोला है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, जो जैसे हमारे NRI होते हैं वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो अगर पाकिस्तान में आए और अपने लिए कोई फ्लैट खरीदना चाहें तो हम उनके लिए एक लग्जूरियस एक जगह बना रहे हैं। 3-4 सोसाइटी, 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू करे हैं, राइट। लेकिन ये जमीन जो थी पहले अलॉट करी गई थी गरीबों के लिए जो बेघर हैं। स्कैम समझ रहे हैं आप? स्कैम, बात आ रही समझ में? स्कैम क्या है? स्कैम यही है कि जो गरीबों के लिए जगह थी वो बोला कि नहीं, गरीब देखो यार, गरीब की क्या औकात है पाकिस्तान में, हैं? गरीब, तुम थोड़े दिन और गरीब रह लो यार। जब तुम बचपन से गरीब रहे, तुम्हारे बाप दादा अब्बू सब गरीब रहे, तो तुम क्या 2-4 दिन और गरीब नहीं रह सकते? 2-4 साल गरीब और नहीं रह सकते? पहले बाहर से डॉलर आने दो, तो सोचा है कि $2 अरब तक आ जाएंगे अगर वो लोग यहां पे घर अपना खरीद लें। तो ये और इन्होंने चक्रमबाजी करी है और चूरन भेज दिया, लाहौरी चूरन। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के अस्पताल में इंसुलिन खत्म, डिस्प्रिन खत्म, मेडिसिन खत्म। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है, उसके लिए दवाई नहीं है। बहुत बड़ा वहां पे एक इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि भारत ने बोला चलो तुमने सारी ट्रेड बंद कर दी, तुम दवाई ले लो। अब ये क्या है कि जो भारत से दवाई जा रही है ना, ये उसके भी पैसे नहीं दे रहे। अब यार जो भारत में जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, होलसेलर है, वो कहता है साहब हम आपको दवाई देंगे, हमें स्पेशल परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से कि हम पाकिस्तान कम से कम दवाइयां भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पैसे तो दोगे ना आप यार। ये खैरात बांटने के लिए थोड़ा ना बैठे, धंधा है यहाँ पे, बिजनेस है, तो धंधा ना करे आदमी, अपना काम ना करे। अच्छा, पाकिस्तानी ने बोला कि सर में दर्द हुआ पाकिस्तान के, तो बोला कि यार इंडिया यार एक दवाई दे दो यार, बड़ा सर में दर्द है। तो इंडिया ये ले डिस्प्रिन, ले ले डिस्प्रिन खा ले। तो इंडिया ने बोला पैसे देना। तो कौन से पैसे? अब तो सर दर्द ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जब तक सर में दर्द था तब तक मुझे याद था, सर दर्द गया तो तू भी गया, भाग यहां से। ये इन्होंने करा है। अब इंडिया वाले भी उनको मेडिसिन सप्लाई करने को राजी नहीं है दोस्तों। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, ये जो खबर है एक बड़ी दुखदाई खबर है। संजय शर्मा कश्मीरी पंडित है, ठीक है, इनके पिताजी का नाम काशीनाथ शर्मा है। उनको पुलवामा में मार दिया, ठीक है ना, टेररिस्ट ने उनको मार दिया और एरिया को कॉर्डन ऑफ करा। वो टेररिस्ट, देखो टेररिस्ट तो मार देंगे उसको ना, फौज जो है, JNK पुलिस है, CRPF है, उसको घेर घार के मार देगी उस टेररिस्ट को या उन टेररिस्ट को जिसने ये बहुत गंदा अटैक करा है। मैं अभी एक दो दिन पहले, एक आध दिन पहले, आई थिंक आई वॉज, एक कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बड़ी इज्जत दी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का। तो उन्होंने बुलाया। यार मैंने तब भी बोला था ये कोर्ट में केस, इनसे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि इज्जत से वापस वैली जाएं, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट आर्म द कश्मीरी पंडित्स। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, ये जो इस आदमी को मार दिया ना यहां पे, इस आदमी को क्यों मारा? जो JNK पुलिस के लोगों को ये लोग मार देते हैं, ये क्यों मार देते हैं? मैं आपको बताऊं क्यों मारते हैं ये। कभी आपने सुना कि इन्होंने ये आर्मी के कैंप में घुस के इन्होंने अटैक कर दिया? ये उड़ी उड़ी की कहानी तो पहले की थी। उसके बाद जब से पाकिस्तान को ठोका है और जब से उनकी चूड़ियां कसी हैं, तब से कोई टचवुड कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों नहीं होता आपको पता है? क्यों नहीं होता? ये लोग इसलिए मारते हैं कश्मीरी पंडितों को, या कश्मीर पुलिस के, JNK पुलिस के जो लोग जा रहे हैं, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बच्चे के साथ अपने कहीं पे जा रहा है, तो उसके पीठ पे गोली मार दी, क्योंकि वो लोग निहत्ते हैं, इसलिए वो अनार्म्ड है। ये कश्मीरी पंडित को क्यों मार दिया? ये अनार्म था, इसके पास हथियार नहीं था। अगर इसके घर में हथियार होता, इसके घर में AK-47 होती और उसको आती, इसकी ट्रेनिंग होती, तो आपको लगता है कि किसी की हिम्मत थी, किसी की मजाल थी, किसी की औकात थी इसके ऊपर गोली चलाता? वो एक चलाता, वहां से 100 का फायर आता। और यही मैंने, कश्मीरी पंडित भाई बहन मेरे बैठे थे, यही बात मैंने उनको बोली उस दिन। आई सेड द सेम थिंग, दैट अनलेस यू पिक अप वेपन्स गिवन बाय द स्टेट, भारत सरकार जब तक कश्मीरी पंडित जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इंडियन आर्मी के कैंप्स में भेजे, CRPF के कैंप्स में भेजे, उनकी 3-3 महीने वहां पे आप ये इंडियन आर्मी की यूनिट्स हैं कई सारी वहां पे, राष्ट्रीय राइफल्स की, और वहां पे CRPF की यूनिट्स हैं।
आप बोलिए कि आपको वहां पे रहना है, इनके लिए अलग से अरेंजमेंट करिए, लड़के लड़कियां वहां पे रहेंगे 15-20 हर एक, उनका खाना पीना सब कुछ वहां पे इंडियन आर्मी विल टेक केयर, उनका लॉजिस्टिक्स एवरीथिंग इंडियन आर्मी विल टेक। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया, सॉरी खत्म नहीं, स्टॉप कर दी क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी थी। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक था अमजद शुएब का, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो थे, वो बयानबाजी करते थे, उनको थोड़ी सी दिशा उन्होंने बदल ली तो उन्हें भाई था मेजर साहब का स्टाइल था, जिस थोड़ी सी स्टाइल था 90 डिग्री दांत देखो भाई साहब के निकल रहे हैं, कोई पता नहीं भाई साहब आप भी कब उठ जाओ, तो भाई गारंटी नहीं। सही हाँ आप कौन सा कम बोलते हो। हाँ आप दांत निकल रहे हैं उनके ऊपर, वो तो बुजुर्गों को नहीं बख्श रहे भाई साहब, आप तो जवान लोग हो। मेरे मुंह से निकल गया भाई, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई। बुजुर्ग छोड़, वो लेफ्टिनेंट है, उनको नहीं छोड़ा गया। और तो भाई साहब बहुत पिटने वाले हो, बहुत पिटने वाले हो। पहले चिंबर बढ़ा डालेंगे भाई साहब ऐसा करते हैं कि जो पहले हमने वीडियोस बनाई है ना खतरनाक वाली, उसको डिलीट मारते नए थे ना, अच्छे से शुरू करते हैं ये वाला, क्योंकि भाई आर्मी के खिलाफ नहीं बोलते। नहीं हमारी आर्मी भाई बहुत अच्छी है और लोगों दुनिया की नंबर 1 आर्मी ख्याल रख रही है और वो अच्छे से काम कर रही है। ये अलग बात है कि अब उनके पास भी खाने के लिए वो अनाज खत्म हो गया, तो खुदा से आई है भाई, ये कहते जो खुदा की तरफ से बजट हर साल बढ़ा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है भाई साहब। भाई साहब कम ही हुआ है, खत्म थोड़ी हो गया है। वो जो कह रहे हैं कि नहीं है ना, जो बड़े बड़े टाइम की 8-10 डिशें खाते थे, उसमें से 2 कम कर लें, यही है। नहीं ऐसी बात। गोश्त महंगा हो गया ना, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है ना 700-800 रुपए किलो तो मुर्गे का गोश्त हो गया, वो समेट कर सब ले गए भाई, छोड़े ही नहीं उन बेचारों के लिए। असल में वो ये रोना रो रहे हैं कि हम खाने के लिए कुछ नहीं है, इकट्ठा क्या खा करेंगे। सही बात है, डॉलर में कन्वर्ट करके पहले से बेच दिए होंगे कहीं पर। ये मैं समझाने की बात कर रहा हूँ आपको कि वो रो रहे हैं कि हम क्या लूटे हैं, सब तो बड़े बड़े लूट के ऊपर से अफगानिस्तान वाले जो है वो आए दिन अटैक कर रहे हैं। और राणा जी माफ करना, राणा साहब ने तो भाई बोला था, मैं तो भाई राणा साहब की साइड ले रहा हूँ, क्योंकि चलो सीना ठोक के बोला था भाई साहब घुस के मारेंगे। अब पता नहीं उन लोगों ने सुन लिया, वो घुस के मार रहे हैं, छिपा गए हैं कहीं, कभी नजर नहीं आए भाई। तो भाई साहब ये अच्छे तालिबान बुरे तालिबान ये कुछ नहीं है, ये सारे एक ही चक्की के वो कहते हैं ना चट्टे वट्टे हैं, ऐसी बात। तो ये भाई सारे मिले हो जिनका मकसद ही होता, उनके साथ वादे करने थे, उनकी फैमिलियों को इधर बसा लेना था, हमने खुशी हंसी उनके साथ गुजर बसर कर लेना हमने, वो इन्होंने करने नहीं दिया, तो भाई साहब उसका भुगतान तो हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ हमारे पास आज इमरान का अटैक तो ना होते, हमारे पास चाहे वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेते, अटैक तो ना होते। कब्जा कैसे करते, हमने उनकी निस्वार बेचनी थी, उनकी चर्च बेचनी थी, अफीम बेचनी थी उनकी, हमारे पास बहुत बड़ा धंधा होना था। आज वो इधर आके हाँ अब मरो भूख से आटा तो मिल नहीं रहा। आज अफगानिस्तान वाले इधर क्या करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और रेडी लगाते हैं। हाँ उस पर फिर हमने ये सारा कुछ करा मतलब धंधा तो रहना था ना हमारे पास भाई, धंधा तो रहना था। हम तो अफगानिस्तान वालों को कुछ बोलते नहीं, भाई साहब प्यार से बात करते हैं, बड़ी इज्जत से। और जब उनके पास होगा ना ये सिस्टम और हम जूते पॉलिश कर रहे होंगे, तो उन्होंने 2 ऊपर से लगानी भी थी, गलती कर रहे वो पश्तो में उसने बोला था, ऊपर से हमें समझ आनी नहीं थी उसने एक और लगा देनी थी कि अभी समझा नहीं तू। तो वही था, पता नहीं किस वो हम तो वो ना फंस गए। वो ना एक सांप जो था वो उसने छिपकली मुंह में डाल ली, अब वो जी परेशान कि मैं निकलूंगा तो फिर भी बेच दिए, छोड़ूंगा फिर भी बेच दिए। तो ये तालिबान को पाला, अब ना वो ना निकले से रहे, ना खाए, ना छोड़े से रहे। तो भाई साहब ये बात उस छोड़ेंगे तो वो अब आपको नहीं, वो तो नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे भाई साहब। हम तो उनको छोड़ 24 घंटे के अंदर 3 अटैक हो। मैं अभी खबरें सुनकर है वो 2 दहशतगर्द मारे गए और 2 ने हमारे जो फौजी के 2 बड़े बड़े अफसर उनको शहीद कर दिए। फिर भी ये 24 घंटे में 3 अटैक इतने 300-400 जो आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, तो अभी ये उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं।
कब जागेंगे भाई? तारक भाई मुआहदे करेंगे और क्या कर सकते हैं वो। जंग की तो हालत नहीं, जंग की तो हालत नहीं। कोई बात नहीं, पहले मौत मरना तो भाई साहब। लेकिन ये मौसम साहब जब भाई साहब आम जनता को तो खतरा है, कोई खतरा नहीं, मरना एक दिन है भाई साहब। ये जो रोज डर डर के मरना इससे अच्छा है ऑपरेशन करना है, एक मरतबा तो ये सफाया हो जाना है। रोज और पहले ये कर चुके हैं, तरीक गवाह है इस बात की। वो खुद कहते हैं क्या मिशन का नाम था वो दरबे-ए-आज़म 3500 ठोका था ना इनको दहशतगर्दों उस को। वक्त दौर और था भाई अब भी दौर वही है, जदीद टेक्नोलॉजी है मौसम साहब। अब टीटीपी वाले और ये टीटीपी वाले ये जो सारे हैं ना सबको ठोकेंगे ये। अब दोनों मिलकर इकट्ठी गेम कर रहे हैं भाई साहब। तो तुमने फौज किस लिए पाली हुई? चलो हमने तो बढ़िया रहना नहीं भाई, ऐसे ही बहस करते हो। हमें किधर जाना है? वो गरीबों को निकाल रहे हैं, आपने सुना नहीं और से वीडियो में? निकाल नहीं रहे, मार रहे हैं। हाँ तेल निकाल रहे हैं गरीबों का भाई साहब। हाँ तो हम नहीं कुछ है, नहीं आएंगे भाई। गरीब तो पहले ही गरीब हैं। वो उन्होंने ये सोचा कि अमीर जो है ना उनकी आदत चेंज अचानक से करेंगे ना, उनको ज्यादा गरीबी फील होगी। भाई हम पाकिस्तान किस अच्छा ये मिशन इमरान खान का था, हम गरीब एक भी नहीं रहने देंगे। ये सारे सालों का ही होता है कि हम इस मुल्क में गरीब नहीं इमरान खान ने रहने फिर भी कुछ सपोर्ट की नहीं। ये लेकिन ये है कि जो पक्के में जिनकी आदत है वो मैं भी गरीब, खुले पड़ गए। वो कहते हैं मैं गरीब, मेरा प्यो भी गरीब, मेरा दादा भी गरीब, मेरा परदादा भी गरीब। तो वो उन लोगों को भी मजीद गरीब रख रहे हैं। भाई हिसाब डार का मिशन देखा है। हाँ, जो गरीब लोगों की जगह थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डॉलरों में कन्वर्ट कर दिया, यूरो में। जो बाहर से लोग आएंगे वो उनको, ये बात तो ठीक है भाई साहब। वो कॉलोनी बना रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए बैठ, ताकि हमें भी आर्मी वालों की तरह भाई साहब घर को मिल अब सके। घर तो वो लोग छीन लेंगे तो बाहर ही जाना है भाई साहब। वही तो कह रहा बाहर हूं। से आएंगे भाई वो साहब, वही हमारे पास है, फिर डॉलर भाई होते, जब हमारी अमीर मांग होकर आएंगे बिल्कुल जी तब तो ये डॉलर मंगाने का एक नया तरीका ढूंढा है, शायद इस तरह काम कर जाए। तो ये लेकिन वो इनको नहीं देने वाले, उनको पता जब इमरान खान आए ऐसा ना ये उसके दौर में ना इनके बहुत खिलाफ है, एक और बहुत बात, गालियां देते हैं। वो डॉलर खर्च करके वो जमीन लें, 4 दिन बाद कोई और मालक मकान और निकल आए भाई साहब ये तो तू इधर किधर आ गया? हो गई ऐसा। आर्मी ने निकल, उन्होंने डंडा से मार के भगाना है। अब तू इधर कैसे? ये तो हमारा जमीन है, कब्जा। और मेजर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी कौम जो है भाई धंधा है दवाई का, पैसे नहीं देते। मेजर साहब अगर हमारे पास पैसे होते तो भाई हमने रखने क्यों थे आप लोगों के पैसे? तो दवाई हमने आप लोगों से लेनी थी, चाइना से ले लेते, किसी और घर से। यही बात है, अमेरिका से मंगाते अच्छी दवाई। अब आप हमारे पड़ोसी हो तो कोई पड़ोसियों से दवाई के पैसे मांगता है यार। और इंडिया की दवाई हमने लेनी भी नहीं। खांसी वाला शरबत जो सीरप में खास करके वो नहीं लेना। वो तो बिल्कुल वो अमेरिका के अंदर 1-2 केस, अब बच्चों 70-80 केस हुए थे। चलो डेस्परी लेते हैं, हाँ, 1-2 मरतबा केस हुए थे। 2 मरतबा दो मरतबा तो वो कोई खराबी होगी। अमेरिका से भाई लेंगे, हमारे पास डॉलर है बहुत ज्यादा, और उधर से ले लेंगे। अब पैसे तो है नहीं, अच्छी क्वालिटी की तो होगी डॉलर और वो भाई साहब। अब बजाय ये ना लोगों को कहें भी भाई हमसे ना हमको डॉलर दे, जो बोलो भाई साहब हमारे साथ ट्रेड कर लो हमारे पाकिस्तानी करेंसी में, तब जाकर ना अच्छा पाकिस्तानी करेंसी में तो फिर बेचेगा क्या उनको? जो वो पाकिस्तानी करेंसी दोबारा जो डॉलर इस्तेमाल हो जाएगी, वो पैसे देंगे ना। तो वो करेंसी को क्या करेंगे पाकिस्तान की करेंसी? तो यार यही मिन्नत अल्लाह कर लें, 2-4 माह रख कर फिर वापस दे देंगे भाई साहब हमारे किसी काम की नहीं, आप अपनी जिस ले तरह लो, तुर्की वालों का सामान तो फायदा हो जाएगा ना वो मेरा हमारा। दोस्त ईरान गया था, उसने बोला मैंने ना 1000 रुपए के छुट्टे लिया ईरान से। उन्होंने इतने दे दिए ईरान वालों ने। वो कहता मैं बड़ा खुश हुई भाई साहब, आज तो इधर इतने अमीर हो गए। वो कहता है एक कोल्ड ड्रिंक और एक सिगरेट का वो पैकेट लिया और वो सारे पैसे गए। वो इतने पैसे दे के वो कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट आई गई। तो ये भाई ऐसा ना हाल हो जाए करेंसी का। हमारे ऐसा हाल है, हो रहा है। एक डब्बी सिगरेट की लेने के लिए भाई साहब आपको 250-300 रुपया पे करना पड़ता है। एक और बात है, इंडोनेशिया, वो ना एक मेरी बात हो रही थी, वो ना मुर्गे की दुकान थी और इतना बड़ा कैलकुलेटर उसने रखा हुआ। इंडोनेशिया का जनाब पैसा हमसे भी कई गुना छोटा, हमारा रुपया जो है वहाँ के 70-80 के करीब था। अगर उनको डॉलर मिल जाए तो भाई उनके तो भाई वारे ने आए।
तो वो 70-80 हजार का था 1 किलो गोश्त। हमारे यहाँ तो वैसा 3-4 मन मिल जाए। तो भाई मुझे बड़ी हंसी आई। अमेरिका वाले जब देखते होंगे भाई साहब 500 का गोश्त ले रहे हैं, तो वो जब लेते होंगे डॉलर, $2-3 में लेते होंगे, तो जब 500-700 का सुनेंगे चिकन ले रहे हैं, कहेंगे भाई वाकई बहुत अमीर तो है। ये तो दुनिया में हमसे भी ज्यादा अमीर लोग बैठे हैं। वही ना, ईरान वाले, इंडोनेशिया वाले हैं भाई। तो भाई इन्फ्लेशन हाथ वाली स्कीम भी जो है ना वो अच्छी निकाली। और यार वो डॉलर जो देगा उसको जो है और मजीद जो है। तारक साहब अप्लाई कर रहे हैं आज इन दिनों अपनी वालदा को हज पर भेजने की। अब देखते हैं ये डॉलर में पे करते हैं या भाई साहब भाई पे कर भी सकते हैं। अपनी वालदा की हज भी हो जाएगी और पाकिस्तान क्या फायदा भी हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इन पर नुकसान करते हैं। पाकिस्तान में 10 लाख रुपए में हज पा इतनी उम्र होगी पाकिस्तान का खाते खाते तो पैदा कर दो यार। मैं सोच मजबूरी भी है वैसा जो हालत हो रही कि मैं तो माँ को आज मिस करने के बाद भाई वैसे एक बात है, मैं मेरे माइंड में ना एक और भी चीज आती है, सोच भी रखता है भाई। मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन जो वालदा वो मानेगी नहीं। मैं यकीन मैंने ये सोच रहा था अगर 10 लाख हज भर के हज के लिए जाना है 14 लाख भाई, 14 लाख ही कर ले, 14 लाख खर्च करके हज पे जाना है। वो 14 लाख का किसी गरीब को आटा लेकर दे दे तो कितना लोगों का पेट भर सकता है। तो वो मैं कहता हूँ हज से भी ज्यादा। लेकिन भाई मेरी तो ये सोच है, लेकिन फर्ज है ना भाई साहब। लेकिन जो मेरी तो भाई ये सोच है, लेकिन वालदा को कौन मनाए भाई। नहीं इसमें आप गलत हो तारक साहब। फर्ज अगर आप साहिब हैसियत हैं तो ही तो साहिब हैसियत है भाई। ये भी तो कहता है इस्लाम के भाई साहब भूखे का खाना था यार देना चाहिए। वो अपनी जगह पर कितने तेरे घर से रोज लेकर जाते हैं, तू घर में रहता नहीं है। ये सुबह से लेकर ना शाम तक दरवाजा जो खटखटाते ही रहते हैं वो तो चलता ही रहता है। तो वो क्या होता है फिर? तो ठीक है भाई, अपनी राय ना जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वैसे हज भी भाई अमीरों के लिए, गरीब बंदे के बस की बात बिल्कुल नहीं। तो गरीबों के लिए माफी भी तो है। हाँ, ये भी तो है, जरूरी तो नहीं है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।